नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम देखेंगे अपने कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री के अंदर है दोस्तों शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार। तो दोस्तों ये 16वीं और 17वीं सदी की प्रमुख बातें होगी मुगल काल के बारे में यहाँ पर बताया हुआ इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों इम्पोर्टेंट नोट्स पूरे चैप्टर के एक ही वीडियो में। तो दोस्तों इस चैप्टर के नोट्स जो है वो आपको कॉपी के अंदर अच्छे से नोट करने हैं और इनको अच्छे से आपको पढ़ने हैं और आपके अच्छे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैं 100% कह सकता हूँ दोस्तों इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इन नोट्सों को अच्छे से पढ़ें दोस्तों। और क्या है कि हमारी टेस्ट सीरीज के साथ भी ज़रूर जुड़े। 1 अगस्त से हमने लाइव क्लासेस शुरू कर दी हैं, तो सभी दोस्त टेस्ट सीरीज़ के साथ भी जुड़े ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से अच्छे हो सके। ठीक है, नहीं तैयारी मजबूत हो सके। तो इस वजह से दोस्तों 1 अगस्त से हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ भी ज़रूर जुड़े। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 9 दोस्तों शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार। ठीक है, इसके हम देखेंगे नोट्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इतिवृत्त यानी इतिवृत्त के बारे में यहाँ पर बताए कि इतिवृत्त क्या है। घटनाओं का अनवर्त कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करता है ये। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बना रखे हैं दोस्तों, इनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और अपनी बुक जो नोटबुक है उसके अंदर नोट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों देखो। तो ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं थोड़ी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि भाई मुगल काल से पहले जो काल था वो जैसे सल्तनत काल था। इसका शासनकाल 1206 से 1526। इसी के अंदर सल्तनत काल के अंदर ही 5 वंश आते हैं जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ये सल्तनत काल के अंदर ही 5 वंश आते हैं दोस्तों। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ये प्रमुख थे। और फिर बाद में लोधी वंश के बाद में दोस्तों यानी मुगल काल जो है वो प्रारंभ होता है। और मुगल काल के जो संस्थापक है वो कौन माने जाते हैं? बाबर। और इनके बारे में आगे दे रखा है, तो अभी आगे देखते हैं। तो ये नोट कर सकते हैं दोस्तों आप। तो यहाँ पर देखो इतिवृत्त के बारे में दे रखा है, तो यहाँ तो पॉइंट बाय पॉइंट बनाते हुए आपको चलना है कॉपी के अंदर। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों मुगल शासक और उनका साम्राज्य। ठीक है, कि भाई मुगल शासक और उनका साम्राज्य किस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। मुगल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ठीक है, तो मंगोल शब्द से हुई है दोस्तों। मुगल की जो उत्पत्ति है वो मंगोल शब्द से हुई है। और ये देखो इनसे ये किसके वंशज थे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है बाबर है। देखो पॉइंट बाई पॉइंट बनाए हुए, तो ये आप देख सकते हैं मुगल शासक और उनका साम्राज्य के अंदर ये प्रमुख पॉइंट। इसी प्रकार से कॉपी के अंदर बोर्ड कॉपी के अंदर इसी प्रकार से लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो मुगल में सबसे पहले आया अपना बाबर के बाद में हुमायूं के बारे में देखो लिखी हुई है प्रमुख बातें। और ये हमारा वापस अकबर आया है। तो मुगल साम्राज्य का महान जो शासक बताया जाता है वो क्या है? अकबर ही हैं। ठीक है, इनका शासनकाल 1556 से 1605 तक। फिर बाद में जहांगीर आता है 1605 से 1627। फिर शाहजहाँ आता है। शाहजहाँ जिनके बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, खुर्रम। तो शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी। फिर औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब 1658 1707। औरंगजेब 1658 और 1707 तक इनका शासन था। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे हैं दोस्तों पांडुलिपि की रचना। देखो पांडुलिपि की क्या है तो आप देख सकते हैं कि मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र जो है वो शाही किताबनामा था। नस्तलिक अकबर की पसंद की शैली थी। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नस्तलिक अकबर की पसंद की शैली थी। नस्तलिक क्या है तो ये एक प्रकार की शैली है। ठीक है, शायद मैंने इसके बारे में भी ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आगे कि भाई नस्तलिक शैली जो है ये अकबर की पसंद शैली थी। और ये एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट शैली है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो रंगीन चित्र। ठीक है, तो रंगीन चित्र इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णन भी किया था।
देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगीन चित्र के पूछा जा सकता है कि भाई कौन से इतिहासकार थे। अबुल फजल थे। चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में इन्होंने वर्णन किया था। इसके बाद आगे देखते हैं तो ये आगे हैं दोस्तों अकबरनामा और बादशाहनामा। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अकबरनामा और बादशाहनामा। देखो अकबरनामा का लेखक जो है, अकबरनामा के लेखक जो है वो अबुल फजल हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल। बादशाहनामा के लेखक कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी। याद रखना, ठीक है। तो देखो अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है, वो देख सकते हैं, जिनमें से ये प्रमुख दे रखे हैं, 2 जिल्द दे रखे हैं और ये आगे पॉइंट बाई पॉइंट बना रखे हैं। मैंने आप नोट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। वीडियो को रोक रोक कर आप आसानी से लिख सकते हैं। लाहौरी ने शाहजहाँ के शासनकाल के पहले 2 दशकों पर पहली व दूसरी जिल्द लिखी थी। तो ये ध्यान रखना है, पहली व दूसरी जिल्द किसने लिखी थी, तो लाहौरी ने शाहजहाँ के शासनकाल के पहले 2 दशकों पर पहली व दूसरी जिल्द लिखी थी। याद रखना। और ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भाई बंगाल सोसाइटी, जैसे एशियाटिक सोसाइटी, वो बंगाल की स्थापना कब की गई, तो 1784 ईस्वी में की गई थी सर विलियम जोन्स ने। देखो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी एशियाटिक सोसाइटी को बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये भी कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से नोट करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट है कि अबुल फजल के अनुसार बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है, बताइए। अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल इतिहासकार हैं, तो इनके अनुसार बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है, बताइए। तो देखो, तो ये प्रमुख देखो आप देख सकते हैं, ये दिए हुए हैं 4 प्रमुख सत्वों की रक्षा करता है, बताइए। तो सत्वें हैं प्रमुख, जीवन, धन और सम्मान और विश्वास, ठीक है। ये चारों ध्यान रखना है। इसके बाद राजधानी और दरबार, आप देख सकते हैं कि मुगल काल में किस प्रकार की राजधानी और दरबार, ठीक है, दरबार में क्या क्या होता था, ये बारे में दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर आप आराम से लिख सकते हैं और मेरे हिसाब से आप सभी को स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिएगा और आराम से आप लिख सकते हैं, तो देख लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हैं दोस्तों ज़ेरोखा दर्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ज़ेरोखा दर्शन ये क्या है, तो ये एक प्रकार की प्रथा है। इसी प्रकार से पॉइंट बनाते हुए लिखना है कॉपी के अंदर कि ये एक प्रकार की प्रथा है, अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। ज़ेरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में सही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। तो ये याद रखना, ज़ेरोखा दर्शन ये क्या है, ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये ध्यान रखना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। आगे हैं मुगल समाज में पदवियाँ और उपहार और भेंट, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मुगल समाज में किस प्रकार से पदवियाँ, उपहार और भेंट दिए गए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं। विदेशों से संबंध, सफावी और कंधार, विदेशों से संबंध किस प्रकार से था, सफावी और कंधार, इनके बारे में भी ध्यान रखना है। ये क्या है, मुगल सम्राटों की ये नीति थी, ध्यान रखना। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक, तो मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक, इनके बारे में ये दे रखा है। देखो पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है आपको इस तरीके से, वीडियो को रोक रोक कर आपको लिखना है दोस्तों। और ये मैंने देखो शाहजहाँ के बारे में भी लिखा कि भाई जो शाहजहाँ, इनके बचपन का नाम खुर्रम था, 1628 से 1658 तक शासन किया। इनकी 3 पुत्रियाँ थी और 4 पुत्र थे। 4 पुत्र दारा शिकोह, मुराद और शाहसुजा और औरंगजेब, और 3 पुत्रियाँ थी जहाँ आरा, रोशन आरा, गोवान आरा। दोस्तों शाहजहाँ की जो है 4 पुत्र 3 पुत्रियाँ थी, जिसमें 4 पुत्रों में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच दोस्तों युद्ध होता है दोस्तों, धर्मत का युद्ध 1658 के होता है। धर्मत का युद्ध 1658 में होता है दोस्तों, ठीक है। शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के अंदर, उज्जैन के अंदर, ध्यान रखना है।
ये मैंने आगे लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि दारा सिख और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 को मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी के किनारे, जिसमें विजय औरंगजेब की होती है। देखो, दारा सिखों का साथ देता है जसवंत सिंह द्वितीय, ठीक है, जसवंत सिंह द्वितीय जोधपुर का शासक, ये देता है दारा सिखों का साथ। लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें विजय किसकी होती है? औरंगजेब की होती है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद है इबादत खाना। देखो, इबादत खाना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये प्रमुख दे रखा है, इसी प्रकार से आपको लिखना है इबादत खाना। और ये देखो हरम में होम, ठीक है, हरम में होम, तो इनके बारे में भी ये दे रखा है। वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं आराम से, और ये देख सकते हैं। और ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। ध्यान रखना दोस्तों इस प्रश्न का कि अबुल फजल चित्रकला को महत्वपूर्ण क्यों मानता था? अबुल फजल जो है ये चित्रकला को महत्वपूर्ण क्यों मानता था? यदि आप यहाँ से और यहाँ तक पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अबुल फजल जो है वो चित्रकारी को एक जादुई कला मानता था, ठीक है, तो इसी प्रकार से ये वर्णन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं आगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आगे है दोस्तों चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आप यहाँ पर देखेंगे, देखो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मुगल की उत्पत्ति मंगोल से हुई है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर हैं। मुगल राजवंश का अंतिम सम्राट जो था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय है, याद रखना। और अकबर ने जजिया कर, ठीक है, 1564 में समाप्त कर दिया था। हुमायूंनामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, ये ध्यान रखना। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे यहाँ पर छोटे छोटे नंबरों के, एक एक नंबर के अंदर दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर संस्कृत के 2 ग्रंथ जिनका अनुवाद फारसी में किया गया वो रामायण और महाभारत के बाद आप लिख सकते हैं। और ये जजिया क्या था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो जजिया एक प्रकार का कर था जो गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था, ठीक है। 17वीं शताब्दी में 1000 जात वाले मनसबदार अभिजात या उमरा कहा जाता था। 1000 जात या 1000 जात से अधिक वाले मनसबदार या अभिजात या उमरा कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके हमने देखे दोस्तों इम्पोर्टेंट नोट्स पूरे चैप्टर के एक ही वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।